नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और आजकल यदि सबसे बड़ी ख़बरों की हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब सोशल मीडिया को लेकर कोई न कोई ख़बर ना आती हो। सोशल मीडिया आजकल लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया के प्रभाव से जहाँ सरकार जूझ रही है, जहाँ सरकार लगातार भिड़ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं न्यायपालिका भी सोशल मीडिया से उभरती हुई चुनौतियों से कहीं न कहीं सचेत होती हुई दिख रही है। कम से कम देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जब जजों से ये कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर आम लोगों की भावनात्मक राय के साथ बहने से बचना चाहिए, यानी कि उनके फैसले सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे खबरों या राय से प्रभावित न हों। उन्होंने जजों से भी कहा कि मीडिया ट्रायल को किसी मामले के नतीजे की वजह न बनने दें। तभी ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं न कहीं हमारी न्यायपालिका सोशल मीडिया के चुनौतियों के सामने खड़ी हो रही है। इसी कड़ी में जस्टिस रमन्ना ने एक और अहम बात कही। चुनावों के जरिए किसी को बदलने का अधिकार निर्वाचितों के अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं है, यानी कि तानाशाही के खिलाफ गारंटी नहीं है। वैसे बुनियादी सवाल ये है कि जज सोशल मीडिया से उभरते चुनौती का सामना आखिर करें तो कैसे करें? क्या जज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? देश के 61 बार एसोसिएशंस ने एक सर्वेक्षण किया जिससे पता चला कि न्यायाधीशों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग ने विशेष चिंताएं पैदा कर दी हैं। केवल 15% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल के वकीलों के उपयोग ने पेशे को, सार्वजनिक छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 40% ने ये जवाब दिया कि सोशल नेटवर्किंग के न्यायाधीशों के उपयोग ने जनता के विश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, यानी कि जिस तरह से न्यायाधीशों के फैसलों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द खबरें आने लगती हैं या फिर जिस तरह की टिप्पणियां होने लगती हैं, इससे न्यायिक स्वतंत्रता कम हुई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए IBA के 2011 के सर्वेक्षण में BCI के प्रतिक्रियाओं पर अगर गौर किया जाए तो BCI का विचार ये था कि वकीलों के लिए भी उन जजों जिनके सामने पेश हो रहे हैं उनके बारे में टिप्पणी करना या किसी तरह का कोई राय पोस्ट करना अस्वीकार होना चाहिए। वैसे एक विचारधारा ये भी माना जाता है कि जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचा कर रखा जाए। ये कहा जाता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग आत्म सुरक्षा की एक रणनीति है तो अदालतों जैसी संस्थाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग को एक शक्तिशाली तरीके के रूप में हम देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने का फैसला करने वाले न्यायाधीशों को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वे उत्पीड़न को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल सुनवाई तक ऐसे ऐप्स के द्वारा हो रही है जिसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं। तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने ऑनलाइन न्यायिक उत्पीड़न के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायाधीश की आलोचना करना और निर्णय की नहीं, एक तरह की मानहानि है। आज कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जजों की प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से न्यायाधीशों के फैसलों की आलोचना की जाती है, जिस तरह से उस पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की जाती है, वो हमारे न्यायिक स्वतंत्रता के लिए, हमारे निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था के लिए ख़तरा बन सकती है। इस तरह की न्यायिक निंदा सोशल मीडिया की दुनिया की एक नई खासियत नहीं बल्कि एक ऐसी जिसको कहा जाए कि ऐसी चिंता पैदा करने वाला गुण है जो कि न्यायपालिका को अब डरा रहा है, जिसके प्रति न्यायपालिका को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत भी है। IBA सिद्धांत और UNODC दिशा निर्देश न्यायपालिका के लिए सोशल मीडिया से जुड़े प्रोटोकॉल की ज़मीन को तो तैयार करता है, लेकिन वो ज़मीन हर दिन बदल रही है। हर दिन सोशल मीडिया एक नए रूप में आ रही है। जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में महज एक नियम से, एक बनाई हुई सोच के साथ नहीं चला जा सकता, क्योंकि ये चुनौती थोड़ी अलग है। सोशल मीडिया और न्यायपालिका के रिश्ते को जो नकारात्मक पहलू है उसको कई बार कोर्ट्स ने संज्ञान में लिया है।
कुछ समय पहले की यदि हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ फेसबुक मित्रता क्लब संस्कृति विकसित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को नोटिस तक जारी कर दिया था। जज और सोशल मीडिया का रिश्ता अभी भी न्यायिक विचार के क्षेत्र में पूरी तरह से नहीं आया है। विदेशों में भी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस पर प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक विकसित कर लिए गए हैं। दोहा डिक्लेरेशन की बात करें तो इस साफ तौर पर इसमें है कि प्रोटोकॉल जो बनाए गए उसके तहत ये कहा गया कि जज चाहे सोशल मीडिया का उपयोग ज़रूर करें या न करें, उन्हें सोशल मीडिया का सामान्य ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। न्यायाधीशों को ऑनलाइन संचार टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए और इसके इस्तेमाल में अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। साथ में न्यायाधीशों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग में उनके न्यायिक पद की नैतिकता, मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी होगा। आज हम इसी गंभीर मसले पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम सोशल मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े तमाम पहलुओं की चर्चा करेंगे और एक ऐसी चुनौती को हम समझने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर जस्टिस रमन्ना ने पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था को और देश की जनता को सचेत किया है। लेकिन उसके पहले हम जस्टिस रमन्ना के उन बयानों पर आधारित एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से न्यायपालिका के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने लोकतंत्र और न्यायपालिका पर अहम टिप्पणी की है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि जनता ने लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छी तरह निभाई है और अब उनकी बारी है जिन्हें जनता ने संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ दिनों में सरकार बदलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इससे आपको उत्पीड़न से मुक्ति की गारंटी नहीं मिल सकती। जब तक हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती, तब तक लोकतंत्र के मायने पूरे नहीं होते। The people of independent India have proved themselves to be intelligent and up to the task. The masses have performed their duties reasonably well. Now it is the turn of those who are managing the key organs of the state to ponder if they are living up to the constitutional mandate. It has always been well recognized that the mere right to change the ruler once every few years by itself need not be a guarantee against tyranny. The idea that people are the ultimate sovereign is also to be found in notion of human dignity and autonomy. A public discourse that is both reasoned and reasonable is to be seen as an inherent aspect of human dignity and hence essential to a properly functioning democracy. As Professor Julie Stone observed in his book, The Province of Law. जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने ये भी राय दी कि जजों को सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आना चाहिए, न ही उससे प्रभावित होना चाहिए। मीडिया ट्रायल के बुनियाद पर अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए। For the judiciary to apply checks on governmental power and action, it has to have complete freedom. The judiciary cannot be controlled directly or indirectly by the legislature or the executive, or else the rule of law would become illusory. At the same time, judges should not be swayed by the emotional pitch of public opinion either, which is getting amplified through social media platforms. Judges have to be mindful of the fact that the noise thus amplified is not necessarily reflective of what is right and what is majority believes in. चीफ जस्टिस ने कहा है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अहम स्थान रखते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए तीनों ही बराबर के भागीदार हैं। The importance of the judiciary should not blind us to the fact that the responsibility of safeguarding constitutionalism lies not just on the courts. All the three organs of the state, that is the executive, legislature and the judiciary, are equally repositories of the constitutional trust. The role of the judiciary and scope of judicial actions is limited, as it is only pertains to the facts placed before it. This limitation calls for other organs to assume responsibilities of upholding constitutional values and ensuring justice in the first place, with the judiciary
acting as an important check. जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत रूल ऑफ लॉ विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बेहद अहम सवाल हम सबके सामने है और वो सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया की चुनौतियों से कैसे बचा जाए। क्या शुतुरमुर्ग की तरह इससे नज़रें छुपा ली जाएं और ये मान के चला जाए कि नहीं, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है न्यायिक व्यवस्था के लिए, या फिर वहाँ पर किस तरह से विवेकशील होकर और वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको सोच समझ कर आगे बढ़ा जाए। हमारे साथ एक बेहद अहम पैनल जुड़ा है इस वक्त। जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन से। सुभाष कश्यप साहब संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जज इलाहाबाद के, और जस्टिस बी.ए. खान पूर्व जज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जस्टिस वेंकटचलैया, आई विल कम टू यू सर। रिसेंटली Justice Ramanna has said, as we have shown in our report, that judge should not be swayed by the public opinion, which is highlighted by social media. Media trials cannot be guiding factor in deciding cases. So, what do you think? How can judiciary be protected against social media effects? Thank you. What is as an adjunct to democratic forces, Jefferson once said, hello? Yes, yes, sir. Cure for the ills of democracy is more democracy in them. Cure for the ills of democracy is more democracy. Okay. And that's a very present statement. Sir. See, the more public social media spreads, it will balance itself. There's the theory, oh my goodness, there's a lot of literature, scientific literature, biased social media, Sir. prejudiced and manipulated social media Sir. can be corrected by more social media. That's the theory. In fact, it is in the field of theory of probabilities. Sir. Sir. That if social media is controlled by some group, more social media will neutralize that group, that control. So And there's a lot of thinking on that. So it means do you think that judges are harassed by via social media? Judges' reputations are getting torn apart under the excuse of freedom of speech. People are attacking or criticizing judges and their judgments. How do you see this trend? So you see, that is, when the Goriot case was decided in England, the photograph of 3 judges who decided it were published in a newspaper upside down. Their photographs are printed upside down. Upside down. And the title put was 3 Old Fools. 3 Old Fools. And Lord Denning was asked whether it amounted to contempt. He said, look here, what about that statement? We are 3 people. Old. We are old people. Fools, that's the opinion of the persons who looked at us. Where is any objection to it? Please look up that the Goriot case. This is I think Manchester Guardian put the photographs of the 3 judges upside down. There's a lot of things about it. Sir. बिल्कुल सर, लेकिन सुभाष कश्यप साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष कश्यप साहब, जिस तरह से जस्टिस वेंकटचलैया ने कहा कि डर तो है ये एक, लेकिन वहीं पर हमारा संविधान है जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और ये एक सबसे बड़ा जिसको कहा जाए प्रोटेक्शन रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे जब भी सवाल उठाए गए, सोशल मीडिया ने कहा कि हम एक बस महज एक प्लेटफॉर्म है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते। आपको लगता है सर कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वो हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक खतरा के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसा कि जस्टिस रमन्ना ने भी इस डर को से चिताया है हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं
जस्टिस वेंकटेश्वर से पूर्णतया सहमत हूँ जी। जो उन्होंने कहा। दूसरी बात ये है कि ये नहीं माना जा सकता कि सोशल मीडिया पर जो कुछ आता है वो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता जो संविधान के हिसाब से सर्वोत्तम मूल्य हैं, देश की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो सोशल मीडिया न तो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, न पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। ये कहना कि पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया से एक्सप्रेस होता है नितांत गलत होगा। व्यक्ति की गरिमा सोशल मीडिया से नष्ट ज्यादा होती है और उसकी रक्षा कम होती है। तो सोशल मीडिया का कोई रोल मेरे ख्याल से जी सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, अदालत के सामने कोई रोल नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन जस्टिस बी.ए. खान, मैं आपके पास आना चाहूँगी और बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया को लेकर इतना नो क्यों? हम एक न्यू टेक्नोलॉजी इरा में जी रहे हैं, हम आजकल वर्चुअल कोर्ट को देख रहे हैं, सबके सामने है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि जो हमें अपने जजों की बुद्धि पर पूरा भरोसा है, वाकई ऐसा लगता है कि जजों के जो फैसले होते हैं वो सोशल मीडिया से प्रभावित होंगे? मीडिया अलग अलग रूप में हमेशा होती आई है और क्या कोई जज फैसला देने बैठता है तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया की खबरों से प्रभावित हो जाएगा और इस वजह से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल का भी सवाल उठ जाता है? Maharaj, let me first pay my respectful regards to Justice Venkatacharya, who was our role model in those days, and after whose exit we have fallen on that day. Sir. As far as your topic, you want me to speak in English or Hindi? सर, आप जिस भी भाषा में बोलना चाहें सर। हिंदी में बहुत लोगों तक पहुंचती है बात, मेरा ये मानना है। ठीक है जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बुरा न माने और अगर आप जर्नलिस्ट बुरा न माने, जब कोई नए साहब जज ऑफ इंडिया बनते हैं तो वो लाजिमन मीटिंग की बात नहीं करते। तो अगर आप याद करेंगे इससे पहले चीफ जस्टिस साहब थे जी, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब बनने से पहले उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है, बहुत खतरा लगा दिया है। तो वो पब्लिक में आए मीडिया के सामने, भाई क्या खतरा हुआ, इलेक्टिव बेंच अलॉटमेंट हो रहा है। तो उसके बाद वही चीफ जस्टिस साहब जब अमलन, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज गैप between practice and preaching. It is no good preaching these goody-goodies and not implementing them in fact. सर, हम सब लोग जानते हैं जुडिशरी का काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये देख रहे हैं पब्लिक परसेप्शन में कैसे यही दूसरों का सोशल मीडिया नॉट एट ऑल, दिस इज बिकॉज द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट। यही जुडिशरी या यही कोर्ट पब्लिक परसेप्शन में क्या क्या कर रहा है और उस पर अगर सोशल मीडिया टिप्पणी करे, अगर कोई मीडिया उस पर टिप्पणी करे तो क्या हर्ज है? नंबर एक। दूसरा ये कि अगर कोई कमाश का जज हो वो किसी की इन्फ्लुएंस है, अगर आप कहेंगे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आगे तो फिर अपने रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस में भी आएगा, अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में भी आएगा जी। मैं ये नहीं कहता हूँ जजेज इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, आते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है
हम पिछले कई सालों से वो सफर कर रहे हैं। जी। अगर उससे आते हैं तो सोशल मीडिया ने क्या किया भाई? सोशल मीडिया अगर आप पे टिप्पणी करता है, अगर सोशल मीडिया आपकी खामियों को उजागर करता है, अगर सोशल मीडिया आपको अपना रोल याद दिलाता है, I don't know, I wrote a piece on Justice Gogai accepting a Rajya Sabha seat जी। and rushing up most important matters in the Supreme Court in 2 months' time, and immediately thereafter accepting a Rajya Sabha seat. What was that? जी। And how can they tell us that they should not be swayed by this, they should not be swayed by this? Nobody is swayed by this, nobody is swayed by that. It is only a matter of conscience. जी। We have people in the judiciary who don't get swayed at all. बिल्कुल। But we have judiciary in the people who get swayed by everything. जी। So जी। that's a human weakness. What do you do in that? See, all I'm saying is जी। that it is human element which matters. If a judge works according to his conscience, no influence पे कोई असर नहीं हो सकता है। जी। सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं है। सोशल मीडिया में आप कितना चर्चा करिए। जी। जगमोहन विश्वनाथ तो कोई प्रेशर नहीं हुआ। बिल्कुल। मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को दोष मत दीजिए। जी। हम अपने क्या बोलते हैं, घर को आग लग गई है, घर के चिराग से। जी। So let us not go outside and blame others without introspecting ourselves what is happening and what should not happen and what should be the role and what should not be. जी। बाकी ये मेरे हिसाब से ये मीठी मीठी बातें तो हाइपरबोलिक सब कहते हैं जी। ये तो कागज में सब कहते हैं भाई you have to protect against government pressure, you have to uphold the constitutional values, you have to do this, you have to do that. भाई प्रैक्टिस में कहाँ है भाई वो? बिल्कुल। तो आपने देखा क्या आपका ही एक एंकर है उसका रातों रात केस कैसे हेयरिंग हुई? जी बिल्कुल। और लेकिन तो दूसरे जो मोर सीरियस केसेस थे जी उनको कैसे तारीखों में डाला गया? जी तारीख बिल्कुल। पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी तो बिल्कुल। और सोशल मीडिया जी। दिस इज नॉट टू से जी नॉट टू से बिल्कुल। दिस इज नॉट कंप्लीटली जी this is not to say that social media is not influencing or has no influence. After all, that is a human being. Some people might be getting influenced, some may not be. But you can't blame social media. You can't outstate. You can't say that no, there should be a ban on social media. Why? अपने आप को पहले सुधारो। बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह जुडिशरी ऑन राइट लाइन, देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस। जी जस्टिस भंवर सिंह इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जस्टिस खान, भंवर सिंह जी, एक सवाल ये है, जैसे कि जस्टिस खान ने भी बताया कि ठीक है संविधान है अपनी जगह, हम पर संविधान में जैसा जी सुभाष कश्यप जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, इससे हम सभी सहमत हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। महज सोशल मीडिया या मीडिया के नाम पर ये कहा जाए कि नहीं नहीं वहाँ मत देखो, उसके बारे में मत सोचो, ये संभव नहीं है। आखिरकार जज भी एक इंसान है और अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ही अप्रायोगिक है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे में अगर हम इस तर्क को लेके चलें तो क्या न्यायाधीशों को भी न्यायिक मुद्दों पर सोशल मीडिया का इनफैक्ट सदुपयोग करने की ज़रूरत है, और अगर अपना मैसेज वो देना चाहते हैं तो उनको सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं बिल्कुल, और ख़ासकर वैसे मामलों पर जहां न्यायिक मूल्यों की सुरक्षा की बात हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से नाहक ही डर रहे हैं, इसका जो उपयोग सदुपयोग हम कर सकते हैं, विशेषकर जुडिशरी जो कर सकती है वो नहीं कर रही है और उसको एक दुश्मन मानकर बैठ गई है? राशि जी, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है कि क्या जजेस सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। और मेरा मानना है कि ज़्यादातर जजेस सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होते हैं, अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। मगर एक छोटी संख्या ऐसी है जजेस की, और वो हर लेवल पे है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी है, और डिस्ट्रिक्ट पे तो बहुत ही ज्यादा है जी। कि जो सोशल मीडिया में जो न्यूज टेलीकास्ट होती रहती है
उससे वो प्रभावित होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ नोएडा का एक बहुत मशहूर केस हुआ था, आरुषि तलवार केस जी। आरुषि जो 13 साल की लड़की थी, उसका कत्ल हो गया था रात में जी। और सिविल पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई थी, तो वो मामला सीबीआई को रेफर किया गया और सीबीआई ने गहन छानबीन के बाद उसमें ये पाया कि कोई साक्ष्य किसी के खिलाफ भी नहीं मिली है और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दे दी, यानी सबको एब्सॉल्व कर दिया। परंतु फिर भी सोशल मीडिया में ये केस इतना चर्चित हुआ, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर रीजन क्या पूरे अक्रॉस द कंट्री ये जो है चर्चित हुआ। उस चर्चा के, मैं नहीं कहता दबाव में हुआ, मगर कोर्ट ने बिना सीबीआई की रिपोर्ट के खिलाफ, किसी की रिपोर्ट के, उसका कॉग्निजेंस लेके और उनके पेरेंट्स को मुलजिम बना दिया। ये केस जो है एक ऐसा था जिससे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका का एक छोटा सा वर्ग इस बात से प्रभावित होता है कि समाज में क्या चर्चा चल रही है। और इसके बहुत सारे और भी केसेस हैं। एक, हालांकि ये जुडिशियल मैटर नहीं था, मगर एक चीफ जस्टिस की राय थी। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस 2001 में रिटायर हुए थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो साउथ में किसी जगह लेक्चर देने गए थे बार में, तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि आज 80% लोग ईमानदार हैं, यानी जजेस, जुडिशरी के जजेस 80% लोग ईमानदार हैं। इसको मीडिया ने स्क्रीन किया और ये कहा कि जुडिशरी में 20% लोग बेईमान हैं। तो ये तोड़ मरोड़ हो गया जी। और मरोड़ने का जो एक असर पड़ा वो जुडिशरी पर जरूर पड़ा। उसमें जो है इसके अलावा अयोध्या केस एक ऐसा रहा, 2G स्कैम केस ऐसा रहा जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जुडिशरी पर प्रभाव हुआ। अल्टीमेटली सबको मालूम है कि 2G स्कैम के सभी मुलजिमान बरी हुए, परंतु उनकी 15 महीने तक बेल नहीं हुई। और मैं नहीं कहता कि सब लोग प्रभावित थे, मगर मीडिया का प्रभाव जरूर रहा। तो ये प्रभाव जो है ज्यादातर जजेस के पास नहीं है। जजेस को जो है बहुत अपनी गरिमा मेंटेन करने की जरूरत होती है। 2002 का बेंगलोर कन्वेंशन हुआ था इंडिया में, जहां सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस आए थे और सभी की ये राय हुई थी कि भाई जजेस को अपनी ईमानदारी, अपनी निष्पक्षता, अपनी तटस्थता से काम करना चाहिए, अपने निर्णयों को देना चाहिए। और दूसरी तरफ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जजेस भी उसी सोसाइटी के हिस्से हैं जिस सोसाइटी में भारतीय संविधान लागू है। उसमें उनको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और कैसे बैलेंस बन सकता है? वो बैलेंस तभी बन सकता है कि जब कदम कदम पर, चाहे एक न्यायाधीश कोर्ट में बैठा हो, चाहे वो किसी जगह गया हो, किसी फंक्शन में गया हो, किसी शादी में गया हो, या अपने घर में हो, या किसी कम्युनिटी मील में हो, उसको हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसकी निष्पक्षता, उसकी तटस्थता में किसी का विश्वास खो नहीं जाना चाहिए। यदि जनता का विश्वास उसकी ईमानदारी, उसकी तटस्थता, उसकी निष्पक्षता में हो गया, और अक्सर ये होता है कि जजमेंट बिल्कुल सही होता है, अकॉर्डिंग टू जुडिशियल कॉन्शियंस होता है, मगर फिर भी मीडिया का इतना प्रभाव हो जाता है कि जनता उस जज के निर्णय में अपना विश्वास खो देती है। जी बिल्कुल। और यहीं पर एक नए सवाल भी उभरने लगते हैं कि ऐसे में जब हम बार बार पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में चाह रहे हैं कि फुल ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए हम डिजिटल भी होते जा रहे हैं और ताकि लोगों तक हम पहुंच सके, लेकिन
एक तरफ तो हम आधुनिक हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक हम पारंपरिक सोच लेकर चल रहे हैं और अपने घरों में चारों तरफ पर्दा लगा लेना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के उस बयान के संदर्भ में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या सोशल मीडिया वाकई न्यायपालिका के लिए ख़तरा है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से न्यायपालिका को लेकर हाल फिलहाल में गैर जिम्मेदाराना जो टिप्पणियाँ आईं, जिस तरह की आलोचनाएं हुई, जिस तरह की बातें हो जाती हैं, जो कि उसमें ऐसे लोग होते हैं मैक्सिमम ट्रोलर्स जिनको हम कहते हैं, जो नहीं समझते कि आखिर न्यायिक व्यवस्था की गरिमा क्या होती है और वो महज बस टिप्पणी करने के लिए टिप्पणी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और ये ख़तरा भी पैदा हो जाता है कि कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था इसके प्रभाव में ना आ जाए। और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस व्यवस्था को बहुत ढंग से समझा जाए। अब इसे दोस्त समझा जाए या दुश्मन, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी बहस का मुद्दा है। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगी सुभाष कश्यप जी। क्या आपको लगता है सर कि ये सही वक्त है? ये हमने माना है कि सोशल मीडिया से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है और सोशल मीडिया ही क्यों, किसी भी तरह के मीडिया ट्रायल से प्रभावित होकर हमारी न्यायिक व्यवस्था में हमारे जजों को कहीं कुछ उसका प्रभाव लेकर कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि जिस आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो तमाम जज हैं, जो तमाम न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये ज़रूरी हो गया है, ख़ासकर जजों के लिए, कि उन्हें सोशल मीडिया की ट्रेनिंग कम से कम मिले, जिससे वो जल्द से जल्द समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत चल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के सदुपयोग की बात कही गई जी, तो मैं सहमत हूँ। सोशल मीडिया का सदुपयोग होना चाहिए जी, लेकिन उसका सदुपयोग केवल मनोरंजन के लिए हो सकता है जी, केवल मनोरंजन के लिए उसका उपयोग हो सकता है। जैसे फिक्शन में बहुत कुछ सच छिपा होता है, सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ सच छुपा हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका को सोशल मीडिया को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट पनपते हैं और बहुत सारी फेक न्यूज सोशल मीडिया में जो अब तक स्टडी हुई है उनसे लगता है कि फेक न्यूज ज्यादा होती है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि जो आपको दिखाई देता है, पिक्चर्स में दिखाई देता है, वीडियो में दिखाई देता है, वो भी सच ही हो ऐसा नहीं है। किसी की फोटो किसी के साथ लगाई जा सकती है और वीडियो में भी ये किया जा सकता है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया में ये बहुत कुछ होता है और फेक न्यूज को आश्रय मिलता है और वेस्टेड इंटरेस्ट को। तो न्यायपालिका को सोशल मीडिया को किसी तरह का कोरोबोरेटिव एविडेंस भी नहीं मानना चाहिए। जी, जस्टिस खान हमारे साथ जुड़े हैं। जस्टिस खान, जिस तरह से जम्मू हाई कोर्ट में पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इस बात पर काफ़ी आलोचना की थी एक ख़ास इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कुछ वकील और कुछ जज एक ऐसे ग्रुप के हिस्सा थे जिसमें आपस में एक तरह से उनकी घनिष्ठता हो रही थी। आपको लगता है सर कि जो जजों और वकीलों की, जैसे फेसबुक पे कोई है और उसके पता चलता है कि एक वकील है, उसके 4 जज भी फ्रेंड्स हैं, इस तरह की जो घनिष्ठता है, इस तरह की, हालांकि वो वर्चुअल फ्रेंडशिप है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इससे एक अलग तरह के सवाल उठते हैं, ख़ासकर न्यायिक ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो वो एक बड़ा सवाल उठाता है। ऐसे में जजों और वकीलों दोनों को ही इस तरह की सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की दोस्ती से, इस तरह के बातचीत से, इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए।
देखिए ना, बचना तो ये तो इंसानी कॉन्डक्ट है, कौन बचे कौन ना बचे, जिसको नहीं बचना होगा वो तो रास्ता निकालता है काम करने का। आपने पहले ये सवाल उठाया था कि सोशल मीडिया के लिए कोई ट्रेनिंग जजेस के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप इस बात को ज्यादा जोर देते हैं, भाई अपने जजों की ट्रेनिंग पहले, अपनी जजों की ट्रेनिंग जस्टिस डिलीवरी में दो, उसके बाद और किसी काम में दो। जी। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम तो इट हैज गॉन टू डॉग्स, इफ यू रियली वांट टू नो। और हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, जैसे हमारा नेशनल जुडिशियल अकेडमी है और हर एक हाई कोर्ट में जुडिशियल अकेडमी है, नेशनल जुडिशियल अकेडमी भी एक लॉ कॉलेज बन गया। जी। Justice Shankar Kisle may kindly note that National Judicial Academy, which was created with a vision of training judges and exchanging international expertise, is run as a Meerut Law College by somebody who is being liked by somebody in the Supreme Court corridors. Now, that is the state of their judicial training. And in that condition, are you asking them, do they know you give them a training on social, what social media training will be given to them? Or don't listen to, don't open Facebook, don't go on Twitter, don't do this. Their rights are involved. Now, what I am saying is that no amount of training can do wonders for a human element. Each human element is vulnerable to different weaknesses. It's so simple. So that's about the training product. Now, as far as regulation of social media vis-a-vis judiciary is concerned, I would want one to be regulated. Because we are going through the worst phase of the media vulgarity, I may call so. We are listening day in and day out such vulgar things, and such trials are being held in the court, and such judgments are being delivered in the court, and such prejudging is taking place in the ongoing cases, and no court has a spine to take action, though they have powers. Left to me, I would have banned number of channels for discussing a case which is pending and giving a judgment on that. So the regulation is needed, but what regulation? Because if you see, in broadcasting there could not be a regulation for donkey's ears. You know why? 1967 we started for a regulation in broadcasting, so that content could be, and this kind of stuff could not be put out. But that is not happening. Why is not that happening? Because there are conflicting interests. There is clash of interests within the political party. The same thing, a regulation of social media, who will bring it? It has to be brought about by the parliament. Now, the parliament has not been able to do a broadcasting regulation. Social media regulation. लेकिन जस्टिस खान, यहाँ पर ये ज़्यादा, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये डर से चिताया है कि भाई सोशल मीडिया पे जिस तरह की अभी हाल फिलहाल में हमने देखी, कोरोना के समय में भी हमने देखा, तमाम तरह की ऐसी खबरें आई जिन खबरों को ये देखकर एक ओपिनियन सा बन रहा था, और कोर्ट से भी, अदालतों के द्वारा भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई। वो इन बातों ने यहाँ तक कि खुद जस्टिस रमन्ना के ऊपर भी कुछ ख़ास तरह के आक्षेप लगाए गए, और वो सब कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब वायरल किया गया। जस्टिस भंवर सिंह, यहाँ पर एक सवाल शायद इसलिए भी उठ रहा है कि अब ये सही वक्त है कि हम, एक तो सोशल मीडिया आज का सच है, इस पे कोई शक नहीं, सोशल मीडिया आज का सच है, और लगभग हमारे देश की कम से कम 20 से 30% जनता ऐसी है जो बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। अब हम इन्हें बिल्कुल इनकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि क्या, यहाँ पर 2-3 सवाल बड़े अहम हैं। एक तो ये कि एक तो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, क्या उससे वाकई जुडिशरी प्रभावित होती है, और होती है तो किस हद तक होती है, उसका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत हद तक व्यक्तिगत है, जैसा कि आपने भी कहा।
अब दूसरा सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका को, तमाम हमारे देश के सियासी पार्टियां, बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, हमारे प्रधानमंत्री हो या तमाम लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर हैं, वो अपने विचार को रखते हैं, जो उन्होंने किया वो बताते हैं। अब जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक अलग तरह के धुंध और बादल छा जाते हैं जब हम एक तरफा हमने ट्रोलर्स के या किसी का बयान हम सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि उसका उपयोग एक ये भी हो सकता है कि जजेज को भी इस बात की स्वतंत्रता दी जाए, वो अपने विचार भी रख सकें सोशल मीडिया पर? उसके लिए जैसा कि अमेरिका में कुछ ख़ास रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका पालन करने दिया जाए और वो अपनी बात, खासकर कोई ऐसा कोई मसला हो जिसमें न्यायिक मूल्य की बात हो, उसके संदर्भ में वो अपनी बात सोशल मीडिया पर आकर क्यों न रखें? उनकी भी तो आज़ादी है। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, ये जो स्वतंत्रता की आज़ादी है वो स्पीच सबके लिए है जी। और जजेज आर नो एक्सेप्शन टू इट, उनके लिए भी है। और जहाँ तक उनकी, आपने एक ट्रेनिंग की भी बात कही थी, मैं उसका पक्षधर हूँ। भोपाल में इंडियन जुडिशियल एकेडमी है और उसमें एक बार क्या बहुत बार जो है ऐसे 3 दिन की 4 दिन की ट्रेनिंग हुई है जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की, जिसमें सभी हाई कोर्ट के जजेस ने जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं, कहीं से 2 कहीं से 3, सब गए हैं और उनको एक इस तरह के लेक्चर्स हुए, एक्सपर्ट्स के, बाहर से भी आए और वहाँ के लोगों के भी हुए, कि जिससे एक मैसेज जाता है जजेस अक्रॉस कि वो किस तरीके से अपना कंडक्ट करें। और उनको यदि स्वतंत्रता होगी, देखिए सिटिंग जज और रिटायरी जज में फर्क होता है। रिटायरी जज जो है वो अपने, क्योंकि उसको जजमेंट देने नहीं है तो उसके लिए कोई एम्बेरेसिंग ओकेजन नहीं आ सकता, मगर उसको भी अपनी गरिमा के मुताबिक अपना जो है मीडिया पर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए। आपको याद होगा एक रिटायरी जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था, उसमें कंटेम्प्ट तक चली और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सारे जितने भी सिविलाइज कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है, सब जगह जजेस के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने और वो इसीलिए बने हैं कि जनता में जजेस के प्रति विश्वास बना रहे। तो उनको, उनके कंडक्ट को और उनकी एक्टिविटी को, यानी उनके निर्णयों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जज को भी अपनी ऐसी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए कि जनता या मीडिया जनता को ही रिप्रेजेंट करती है, कि उनको जो है किसी चीज उनका मौका न मिले। और जज के निर्णय को अपने रमन्ना साहब ने भी कहा और पहले करीब सभी चीफ जस्टिस जो इंडिया के हुए उन्होंने अपनी अपनी राय दी, सभी ने एक ही राय दी कि आप जज को क्रिटिसाइज ना करें, उनके फैसलों को क्रिटिसाइज करें, फैसलों की आलोचना करें। और ये सही बात है, फैसले की आलोचना होनी चाहिए, जज की आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो मेरा अपना ये विश्वास है कि स्वतंत्रता तो सिटिंग जज को जरूर होनी चाहिए अपनी बात रखने की, मगर उसको अपने ऐसे किसी केस से संबंधित जो उसके न्यायालय में विचाराधीन है, ना तो सोशल मीडिया में उसके प्रति कुछ बोलना चाहिए और ना ही कहीं अपने इंडिविजुअल राय देनी चाहिए। किसी भी तरह के मीडिया में, किसी भी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए, आपका ये मानना है? जस्टिस खान, आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? मैं ये कह रहा था कि सिटिंग जज पे काफी लिमिटेशन, रिस्ट्रेंट्स होती है बाय वर्टू ऑफ बीइंग ए जज। A judge is something different from a bureaucrat, from a judge. So he has to observe a particular code. Now, a sitting judge, when he expresses an opinion, that opinion is a two-pronged thing. One, it has a credibility in the public domain. Second, it can be working against whatever he is saying. For example, I don't know if you remember Justice Bhatt, Justice and Collector will be knowing. Sir, the brilliant judge of Karnataka High Court, Justice Bhatt, wrote a series of articles pointing to the deficiencies in our system
and suggesting some correction. The fellow was declared a modern persona non grata. Sir. So what I am saying is that a civil judge should not go public with his views on any issue of public life or otherwise. He has certain limitations. I may also tell you, and Justice Antoine Chalaya perhaps was the co-author of that, Justice Verma after him. He promulgated that code of standards for the judges. That judge should not be left, he should not be right, he should not visit the club, he should not visit the club, Sir. he must not be friendly to a lawyer, he must not do this, he must not do that. Now, that was incorporated later, I think. In fact, Justice Venkat Chalaya wants to give his comments. Justice Venkat Chalaya, as Justice Khan has mentioned, social media has undoubtedly, social media has its positive points, but when used against judiciary, it has dangerous implications which we have already seen. So, do you think, sir, that it can even affect judicial actions and judgments? Since you see, every instrument is capable of abuse. Clearly, because a knife can be used. Yes, a knife can be used to kill a person. You can't throw it away take it away from the surgeon's hand and throw it away and make them weaponless. Sir. Weapons are particularly used. You know, there is a lot of beautiful thinking on this. And people who are narrow-minded, people will look at it in a... See, abuse is a part of it. It's a part of this system. When you accept the system, you must accept some drawbacks of the system as well. सर, बस और आपके इसी बयान के साथ सर, आपकी इसी टिप्पणी के साथ इस पूरे बहस का एक जो सार है वो निकला कि एक इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है। अब ये जुडिशरी के ऊपर है, समाज के ऊपर है कि इसका वो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। उसको छीनकर और किसी को बिल्कुल शस्त्रहीन कर देना ये ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मुझसे इस बहस में जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर एक ऐसा प्रकाश डालने के लिए जो कहा जाए टेबल के उस पार की आवाज़ है। यानी कि एक बात तो हमने सुनी, लेकिन उधर किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह का दबाव होता है जजों पर जब सोशल मीडिया पर या मीडिया में तमाम तरह की खबरें वो देखते हैं और उस तरह के मामले जब सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान के तौर पर उनके मन में बहुत तरह की शंकाएँ, बहुत तरह की चीज़ें उठती हैं, बहुत तरह के बिंदु उठते हैं जिसका जवाब वो भी ढूंढना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हम सोशल मीडिया पर या मीडिया में किसी तरह की बात किसी जज के लिए कह देते हैं तो वो खुलकर उसका विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ ख़ास नियमों में बंधा रहता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहीं से दुरुपयोग शुरू होता है मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ऐसे में ये एक मीडिया के लिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे हम हो या हमारे तरह के तमाम मीडिया कर्मी हो या सोशल मीडिया पर जो लोग भी हैं, आजकल ये एक ऐसा अस्त्र है जो सबके हाथों में है। उनके लिए एक बड़ी सीख ज़रूर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बात में कि वो इस बात को समझें कि जो वो लिख रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं, वो महज उनके विचार ही नहीं है बल्कि कई लोगों तक पहुंचेंगे और ऐसी व्यवस्था जिस पर पूरे विश्व को गर्व है, ख़ासकर भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो हम सभी के लिए गर्व का विषय रही है, उसकी साख को वो चाहें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी महज न्यायपालिका की नहीं है कि वो अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ले, बल्कि हम मीडिया कर्मियों की भी है, सोशल मीडिया यूजर्स की भी है कि उन व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की बातें हो जाती हैं तो क्या उससे निपटने के लिए महज कंटेम्प्ट ही एक उपाय है, अवमानना ही क्या उपाय है? इस पर भी कहीं न कहीं हमारी न्यायपालिका को सोचने की ज़रूरत है और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसके लिए जजेज को यदि ट्रेनिंग दी जाएगी तो शायद ज़्यादा सहयोगी होगा उनके लिए भी इस नई व्यवस्था को समझने में भी और साथ ही
इस नई व्यवस्था से निपटने की यदि हम बात करेंगे तो जैसा जस्टिस बी ए खान ने भी कहा कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले इसके रेगुलेशन बना लिए जाएं। हालांकि अभी तक मीडिया भी सेल्फ रेगुलेटरी मोड में है और जिसकी वजह से वो कितनी रेगुलेट हो चुकी है हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार का फंदा भी ना रहे और रेगुलेशन भी हो, ये किस तरह से होगा, ये आदर्श स्थिति किस तरह से हमें मिल सकती है, इस पर अब बहुत गहन विचार करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस तरह की राहें निकल आएंगी, लेकिन तब तक हम और आप ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, विशेषकर मीडिया भी अपनी ज़िम्मेदारी समझेगी। जब अदालत कोई फ़ैसला दे रही है तो उसकी आलोचना करने से पहले, फैसले की आलोचना तो आप करें ज़रूर, लेकिन यदि आपको किसी जज पर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ये महज एक जज पर टिप्पणी नहीं बल्कि हमारी उस व्यवस्था पर टिप्पणी है जो व्यवस्था 130 करोड़ जनता की उम्मीद है, आशा है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई बहस के साथ। नमस्कार।